गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस चालू किया था और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया था, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ में पढ़ाऊंगा, राइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। तो पास्ट होता क्या है? सबसे पहले मैंने बताया था पास्ट मीन्स क्या होता है। पास्ट मीन्स, जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट मीन्स होता है जो बीत चुका हो, मतलब जो पास्ट में बीत चुका हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब कहोगे सर स्पेसिफिक टाइम कैसे? जैसे मैंने कहा, कई लोग कहते हैं आई हैव पास्ड 12 इन 1994 1996 वट एवर दिस है, लेकिन ये गलत होता है। जब हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव पास्ड 12 इन 1996। जब मैंने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को लिख दिया, मैंने लिख दिया कि 1996 में मैंने पास किया था 12th, तो मैंने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने मतलब एक स्पेसिफिक टाइम मैंने बता दिया, तो वहां पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वहां पे केवल पास्ट इंडेफिनिट होगा। हम ये कहेंगे आई पास्ड माय 12th इन 1996, राइट। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में हम इस तरीके लिख सकते हो, कुछ कीवर्ड लिख लो। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको अगर पता रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट करता है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को, राइट। फिर मैंने कहा कुछ कीवर्ड लिख लो। चलो, कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? कीवर्ड हमेशा पास्ट में होगा। जैसे मैंने कहा यस्टरडे, जब मैंने यस्टरडे कर दी बात बोल दिया, तो डेफिनेटली ये बात होगी कि मैंने स्पेसिफिक टाइम में काम कंप्लीट किया है। यस्टरडे लिख सकते हो डे, डे का दिन जैसे मंडे, संडे। डेट जैसे मैंने अभी बताया 1996। यहां हम कह सकते हैं यस्टरडे डे, डेट, लास्ट नाइट, एक्सेट्रा। तो मैंने कहा कि कीवर्ड में क्या याद रख लो, जो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करे, वो दिख जाए कहीं भी हमें सेंटेंस में, तो वो हमेशा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। हम लोग बेसिक नॉलेज लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि आगे मैं इन सब चीज को डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो अब मैं आपको रूल बता देता हूं, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? तो रूल लिखो। पास्ट इंडेफिनिट में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेला, तो हम लिखेंगे आई प्लेड क्रिकेट। टुडे, तो मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट टुडे, मैंने
आज क्रिकेट खेला, मतलब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को टुडे बता रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। तो इसी तरीके मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया और पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और जो एग्जाम में ओरिएंटेड है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक लेवल का बता के चल रहा हूँ। सारा टेंस खत्म कर दूंगा एक बार, उसके बाद कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, कहाँ पे किस चीज का किस तरीके यूज होता है। अभी मैं बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि सर इजी बता दिया और सिर्फ ऊपर ऊपर का बता के खत्म कर दो, नहीं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस कैसे यूज होते हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। चलो, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अगर निगेटिव बनाना हो तो अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, ये तो अफर्मेटिव हो गया। तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में हम लिखेंगे डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब जितने भी है बेस फॉर्म में होगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म में। फिर अगर हम बात करें ओपन एंडेड की, तो हम वहां लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके चलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर बात नेगेटिव की आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अगर बात करें इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में दो आते हैं, जैसे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ओपन एंडेड में आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने कहा he did not played well। बताइए सेंटेंस सही। मैंने क्या कहा, जब मैंने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, और डिड किसका, डू का कौन सा फॉर्म होता है, डू का फॉर्म आपने पढ़ा होगा, डू का होता है डिड और डन। तो सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी डू का डिड यहाँ सेकेंड फॉर्म लग गया। ये सेकेंड फॉर्म हुआ कि नहीं, सेकेंड फॉर्म हुआ। तो जब यहाँ सेकेंड फॉर्म लग गया है तो क्या यहाँ ईडी लगाना या सेकेंड फॉर्म बनाना प्ले का सही होगा क्या? ये पूरी तरीके गलत होता है। डिड कभी भी दिख जाए उसके साथ सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना कि प्लेड सेकेंड फॉर्म गलत होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है और दोबारा से सेकेंड फॉर्म लगाना ये पूरी तरीके से गलत माना जाता है। तो आई होप अब इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लोगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना लोगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप पास्ट इंडेफिनिट सबको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करना, अगर आप बिगनर हो, आपको टेंसेस थोड़ा भी नहीं आते हैं, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना आता है, तो जो मैंने रूल बताया उसको प्रैक्टिस करो। आई होप आप सबको समझ में आएगा।
चलो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो 1 सेकेंड में। चलो रब कर दूं। पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेम एज वर्क करता है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा था, वहां पे इज, एम, और का यूज हो रहा था, यहाँ पे वाज या वर का यूज होगा। तो मैंने क्या बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कार्य पास्ट में कंटिन्यू में खत्म होता है, मतलब पास्ट में कार्य खत्म हो चुका होता है, लेकिन वो पास्ट में काम कंटिन्यूअसली चल रहा था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा, इसका पहले रूल लिख लो। रूल क्या होगा, रूल हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, मैं इसको एक हिंदी को ट्रांसलेट करके बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे मैंने कहा, वह चेस खेल रहा था। तो मैंने क्या कहा, ये पास्ट में हुआ पास्ट में किया गया काम को बताता है, और पास्ट में भी कैसे काम को, जो कंटिन्यूअसली चल रहा था उस काम को बताता है, इसलिए इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, ही के बाद क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगाएंगे, इसके बाद प्ले लगाएंगे और प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग चेस, राइट। इसी तरीके अगर हम निगेटिव की बात करें तो इसको रब कर दो। निगेटिव का रूल क्या कहता है सब्जेक्ट लगाओ, फिर वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज करो। अब बताओ इसे बना लोगे कि नहीं। इसी के नीचे लिखो, ही was not playing chess। इसी तरीके इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो was वर्ब को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो मैं रूल लिखा देता हूं और सेंटेंस आप खुद से बनाना, क्योंकि अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लगा तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, और बाद में इसी को डिटेल बताना किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिक लेवल में, इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको नॉलेज होना चाहिए कि टेंस किस तरीके से यूज होता है, और टेंस यूज करना हर बच्चे को आना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आगे जब मैं बताऊँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कि किस तरीके से कौन सा रूल यूज होता है, तो आपको ये ना लगे कि सर मुझे तो टेंस ही नहीं आता तो मैं आगे का क्या पढ़ूंगा। इसलिए मैं बेसिक लेवल का लेके चल रहा हूँ। चलो अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव का, ये तो नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था क्लोज एंडेड प्लस ओपन एंडेड। तो पहले वॉज वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरीके देखो अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वॉज वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एंड आई होप कि आप लोग ट्रांसलेशन कर लोगे। आई होप कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंस बना लोगे।
राइट। जैसे मैंने कहा ही वॉज प्लेइंग चेस, इससे हम अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो लिख सकते हैं वॉज ही प्लेइंग चेस। अगर हम इसी तरीके क्वेश्चन सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं व्हाई वॉज ही प्लेइंग चेस, राइट। इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। इसको या तो नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो अगला टॉपिक डालो, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, जिनको इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता, उसके लिए मैंने एक स्पोकन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप स्पोकन की सीरीज चाहते हो तो मैं डिटेल में ट्रांसलेशन बनाना हिंदी टू इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको टेंस में पूरी तरीके से महारत साबित हो जाएगी, राइट। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले चीज आती है कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। पास्ट परफेक्ट उसे कहते हैं जो पास्ट और पास्ट या मोर पास्ट की बात करें। अब मोर पास्ट कैसे होगा? जैसे मैंने बताया अभी पास्ट इंडेफिनिट, मैंने कहा कोई काम हो गया स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक टाइम से भी पहले कोई काम हो चुका था, इट मीन्स पास्ट के भी पास्ट में जो काम हो जाए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये हो गया प्रेजेंट, राइट। आगे फ्यूचर हो गया। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ये पास्ट में हो गया, लेकिन अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, मैंने कहा कोई काम प्रेजेंट में होता है, राइट। फिर मैंने कहा कोई काम पास्ट में होता है। फिर अगर मैं कहूं कि कोई काम जब पास्ट में हुआ उसके पहले भी कोई काम हो चुका था, मीन्स वो पास्ट परफेक्ट में होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। मैंने कहा कोई काम पास्ट में हो चुका था, उसके पहले कोई काम हुआ हो, पास्ट के भी पहले कोई काम हो चुका हो, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट में आता है। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसको मैं शायद इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके समझाऊंगा ताकि ज्यादा समझ में आए। देखो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट क्या होता है? मोर पास्ट कर लो या पास्ट और पास्ट कर लो, राइट। चलो अगर हम बात करें किस तरीके से समझेंगे, पहले रूल लिख लो। रूल बहुत जरूरी है। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। चलो सेंटेंस के थ्रू समझो। मैंने अगर कहा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कभी आप रिश्तेदारी में जाते होगे ना, आप क्लास 8 तक पढ़ रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा अच्छा चलो ट्रांसलेशन बताओ, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता था, क्योंकि जानते थे कि अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो क्लास 8 तक का है, डेफिनेटली इसमें फंसेगा। लेकिन वही चीज पूछा जाता था, वही क्यों पूछा जाता, क्यों लगता है वहां पे पास्ट परफेक्ट बिफोर के पहले और पास्ट इंडेफिनिट बिफोर के बाद, ये आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो मैंने कहा, चलो वही एग्जांपल लेके चलते हैं बचपन वाला। डॉक्टर के आने से पहले आने से पहले मरीज मर गया या चुका
था, राइट। तो मैंने क्या बताया, पहले तो देख लो, पहले बिफोर, इसका रूल मैं अभी बताऊंगा, ये ट्रांसलेशन समझ। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर पहले आया होगा कि मरीज पहले मरा होगा? बताओ। डॉक्टर बाद में आया होगा, मरीज पहले मर गया होगा, तभी तो कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मर गया था। मतलब मरीज का मरना पहले हो चुका था और डॉक्टर का आना उसके बाद हुआ था। दोनों चीज पास्ट में हुई है। लेकिन देखो, पास्ट में देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब डॉक्टर आया बाद में, उसके पहले मरीज मर चुका था। तो सब मैंने क्या कहा, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा, जो काम पहले उसको पास्ट परफेक्ट में लिखो, जो काम उसके बाद उसको इंडिफिनिट में लिखो। मतलब मोर पास्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट को पास्ट स्पेसिफिक टाइम को पास्ट इंडिफिनिट में। तो लिखो मोर पास्ट कौन है, सबसे पहले लिखो द पेशेंट फिर लगाओ हैड, फिर लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड, ये लिख दिया। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट मर चुका था। फिर लगाओ बिफोर, मतलब पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। अब बताओ, डॉक्टर का आना बाद में हुआ था तो लिखेंगे नहीं, द डॉक्टर के बिफोर द डॉक्टर केम। अब बताओ, इसे रटने की जरूरत है क्या कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है? नहीं ना। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आफ्टर वाला भी एग्जांपल बताता हूं। हो गया, नोट डाउन कर लिए? चलो, अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल ले लो। चलो कोई भी एग्जांपल सोचो। जैसा मैंने कहा, उसके पढ़ाने के बाद मैंने किताब खरीदी, राइट। तो बताओ, काम पहले कौन हुआ है? पहले पढ़ाना हुआ या पहले खरीदना हुआ? सॉरी, बताओ, पहले पढ़ाना काम हुआ या किताब खरीदना हुआ? तो तुम कहोगे कि पहले काम कंप्लीट हुआ कौन सा, पढ़ाने का, उसके बाद उसने किताब खरीदी ना। तो पहले लिखो, इसमें क्या होता है, देखो पहले लिखो आई बॉट अ बुक आफ्टर, ये देखो उसके पढ़ाने के बाद, सॉरी मैंने क्या कहा, जब ये काम बाद में हुआ है तो पहले जो काम हुआ है उसको परफेक्ट में लिखेंगे। जिसको परफेक्ट में बनाओ तो उसके का क्या होगा, उसके को लिखेंगे ही, फिर लगाएंगे हैड, और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, टॉट। देखो अब समझ में आ गया कि नहीं, कि जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट में, जो बाद में हुआ और जो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में हुआ उसको इंडिफिनिट में, और जो पास्ट के मोर पास्ट में काम हुआ उसको परफेक्ट में लिखेंगे। तो क्या आप लोगों को कभी भी समझ में, कभी भी ऐसे लिखा हुआ आ जाए आफ्टर के बाद यहाँ पे इंडिफिनिट, आपको समझ में नहीं आ जाएगा? क्या आपको रटना जरूरी कि बिफोर के बाद इंडिफिनिट और बिफोर के पहले परफेक्ट में और आफ्टर के बाद परफेक्ट में और आफ्टर के पहले इंडिफिनिट में?
सिंपल सा फंडा है कि जो काम पहले हुआ मोर पास्ट में हुआ उसके लिए परफेक्ट का यूज, और जो स्पेसिफिक टाइम में खत्म हुआ उसके लिए इंडिफिनिट का यूज करेंगे। राइट, समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट लो या जो करो, इसको एक सेकेंड में स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा। तो देखो इससे क्या रूल निकल के आया, इससे रूल निकल के आया कि हमेशा जब हम आफ्टर का यूज करते हैं तो पहले वाले क्लॉज में हम इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं, जबकि बिफोर में परफेक्ट का। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज है। जितना तुम समझोगे उतना तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा। याद कर लोगे, आज याद करोगे, कल भूल जाओगे कि सर पहले से बिफोर के पहले इंडेफिनिट था या परफेक्ट था। लेकिन अगर समझ लोगे आप तो आप गेस कर, आप जब सेंटेंस देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि कहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए और कहाँ पे इंडेफिनिट। राइट, चलो इससे क्या रूल निकल के आया, क्या जब भी हम बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं, जब हम बिफोर का यूज करते हैं या आफ्टर का, तो एंटीसीडेंट में परफेक्ट का यूज करते हैं और प्रीसिडेंट में हम बात करते हैं इंडेफिनिट का। लेकिन जब हम आफ्टर की बात करें तो पहले इंडेफिनिट आएगा और बाद में परफेक्ट आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसी का नेगेटिव रूल लिख लो। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो पहले लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग ऑफ हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट समझ को पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आई होप पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।